हमने अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे सोगा। सोगा की पहली यूनिट करने की कोशिश करेंगे आज। आओ चलो देखते हैं। तो सोगा इनेक्ट हुआ था 1930 में। इसमें कुछ चीजें पढ़नी है। पहले हमें बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाना है। बेसिक डेफिनेशन हमें पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो एक्ट पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मतलब अगर हमें ये नहीं पता होगा बायर में क्या क्या आता है, सेलर में क्या क्या आता है, गुड्स में क्या क्या आता है, तो हमें पता नहीं चलेगा सोगा लगाना कहाँ है और सोगा का मीनिंग ढंग से नहीं समझ पाएंगे। डेफिनेशन पर से क्वेश्चन नहीं आता। जिससे आएगा वो मैं बता दूंगा, जो जो याद करनी होंगी वो बता दूंगा, वरना क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आता। चलो आओ देखो। बायर। बायर मतलब ऐसा बंदा जिसने या तो बाय करा हो या एग्रीज टू बाय करा हो। मतलब बाय करा हो यानी एक्चुअल बाय करा हो, एक्चुअल, या फिर एग्रीज टू बाय बोले तो एग्रीमेंट बना लिया हो। केवल एग्रीमेंट से भी काम चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोगा में हम बाय और सेल दोनों देखते हैं, और बाय और सेल का एग्रीमेंट हो तो भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायर में ऐसा बंदा जो बेचना चाहता है, सॉरी बायर बायर में वो बंदा भी आता है जो जिसने एक्चुअली खरीदा है और जो खरीदने के लिए रेडी है, दोनों दोनों लोग। ऐसे ही सेलर में वो आते हैं जो बेचना भी चाहते हैं या बेच चुके हों। तो इसमें सेलर का मतलब ऐसा नहीं है कि जो बंदा से बेच रहा है, जो बंदा एग्रीज टू सेल करता है बोले तो एग्रीमेंट बना लेता है, वो बंदे भी यहाँ पे कवर होते हैं। मतलब अगर हम दोनों ने एग्रीमेंट बना रखा है बाय और सेल करने का, तो हम दोनों भी इस एक्ट के तहत कवर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स। गुड्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो। इमूवेबल चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जैसे जमीन, ये चीज सोगा का पार्ट नहीं बनेगी, इसके लिए लैंड एक्ट अलग से आता है। इसके अलावा बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें अलग जगह कवर होती है, सोगा में नहीं होती। सोगा में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि स्टॉक, शेयर्स, ये सब, ग्रास, क्रॉप, ये सब चीजें, और जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है सब। अब सुनना, जमीन से जुड़ी हुई चीजें, जमीन से जुड़ी हुई चीजें जो कि हम निकाल के बेच सकते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे कवर होंगी। जैसे ग्रास, क्रॉप, ये सब जमीन से रिलेटेड है, लेकिन इन्हें हम अलग से निकाल के बेच सकते हैं, तो ये सोगा में डाल देंगे। लेकिन जमीन को हम सोगा में नहीं कवर कर सकते, ठीक। ऑक्शनेबल क्लेम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। ऑक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसे क्लेम जो कि किसी डेप्ट या सूट से सेटल किए जा सकते हो। मतलब मैं केस करूंगा उसके बाद ही सेटल होंगे, तो इन्हें हम नहीं लेंगे। फिक्स्ड एफडी रिसीप्ट, इसको हम मान लेते हैं गुड्स, ठीक है। मनी भी नहीं लेते, मनी भी सोगा का पार्ट नहीं बनता। मनी को थोड़ी बेच दोगे यार, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, ये सब चीजें कवर होती हैं सोगा में। तो गुड्स का मतलब होता है हर तरह का मूवेबल आइटम ही गुड्स में आते हैं। ऑक्शनेबल क्लेम नहीं आते। मनी नहीं आता, मनी गुड्स थोड़ी है, बेच थोड़ी दोगे। ऐसा क्लेम जो कि एक केस वेस के बाद सेटल होगा, ऐसी चीजें सोगा का पार्ट नहीं बनती। शेयर, स्टॉक आता है, क्यों नहीं आएगा। ग्रोइंग क्रॉप आएगा क्योंकि हम जमीन से अलग करके बेच सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, गुडविल 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 ऐसी चीजें भी यहाँ पे कवर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसी चीजें जो जिन्हें हम जमीन से निकाल कर बेच सकते हैं। सीवियर्ड मतलब अलग करना, जमीन से निकाल कर बेच सकते हैं, ऐसी चीजें भी यहाँ पे कवर हो जाती है। अब देखो गुड्स के टाइप, पहले तो एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड, कंटिजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड ऐसे गुड जो कि अभी हमारे पास मौजूद पड़े हुए हैं। फ्यूचर गुड ऐसे गुड जो कि बाद में बन के आएंगे। जैसे हम गाड़ी की बुकिंग आज कर देते हैं तो 4 से 5 महीने बाद हमारी गाड़ी बन के आती है, वो हो गया फ्यूचर गुड। मैं चश्मा बनवाने को दिया, अब चश्मा आज थोड़ी बना है, उसमें जब लेंस पड़ेगा तब वो बाद में बनेगा ना, इसे बोलते हैं फ्यूचर गुड। कंटिजेंट गुड वो होते हैं जो किसी इवेंट पर डिपेंडेंट होते हैं, वो पढ़ा था कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी इवेंट पर डिपेंडेंट हो होने के लिए। आओ देखो, एग्जिस्टिंग गुड मतलब ऐसे गुड होते हैं जो कि अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, मतलब सेलर के पास पड़े हुए हैं और वो उन्हें बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक गुड को अलग हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें बेचा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास आप आए, मेरे पास दुकान में मोबाइल पड़ा हुआ है, मैंने ऐसे का ऐसा बेच दिया, लेकिन अगर उस मोबाइल में काम होना बाकी है, तो वो हो गया फ्यूचर गुड, ठीक। अब सुना, हमारे पास दो तरह के एग्जिस्टिंग गुड आते हैं, एसर्टेन और अनएसर्टेन गुड। मेरे पास गोडाउन में 100 किलो माल पड़ा हुआ है, आपको चाहिए 20 किलो। अब ये अनएसर्टेन गुड है,
मैंने अभी इसे सर्टेन नहीं करा, आपके लिए निकाल के नहीं भेजा, अभी तक मैंने आपके लिए इसे निकाला नहीं है, तो ये हो गया अनसर्टेन गुड। मेरे पास 100 किलो सामान पड़ा हुआ है गोडाउन में, मेरे पास 100 पैकेट पड़े हुए हैं नमक के, उसमें से एक पैकेट आपको चाहिए, अभी तक मैंने वो सामान निकाल के नहीं रखा, कि कौन सा पैकेट आपको दूंगा, तो ऐसी कंडीशन में हो गया एसर्टेन गुड। अगर मैं वो एक पैकेट निकाल के अलग रख दूं नमक का, तो वो हो गया एसर्टेन गुड। ठीक, अंत खत्म। देखो 100 बेल पड़ी हुई है गोडाउन में, मेरे को चाहिए 50 बेल, तो अगर आपने नहीं निकाल के रखी तो आ गया अनसर्टेन में, और अगर आपने निकाल के रख दिया तो हो गया एसर्टेन गुड। इसके सेक्शंस हैं, आगे हम डीपली पढ़ेंगे ना, अभी बस ओवरव्यू ले लो। फ्यूचर गुड ऐसा गुड जो मैन्युफैक्चर होना बाकी है, देखो ठीक है। कंटिजेंट गुड मतलब ऐसा गुड जो किसी कंटिजेंसी, बोले तो किसी इवेंट पर डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। ठीक, इस तरह के जो गुड्स होते हैं वो एग्रीमेंट टू सेल होते हैं, ना कि से। जैसे सुनो, मैंने क्या करा, आपको बोल दिया कि 2 महीने बाद मेरे गन्ने उग जाएंगे, आप मेरे गन्ने 2 महीने बाद ले जाना। अब आपके गन्ने ले जाना या ना ले जाना, मतलब हमारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनना या ना बनना, गन्ने उगने पर डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो A agrees to sell B a Picasso painting provided if he is able to purchase it from its present owner। तो मतलब ऐसा है कि क्या था, A agrees to sell a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner। अगर B उससे प्रेजेंट ओनर से लेने में कामयाब हो जाए तो वो इस पेंटिंग को बेच देगा। अब प्रेजेंट ओनर हो सकता है बेच दे, हो सकता है ना बेचे, तो ये उस इवेंट पर डिपेंडेंट है, इस वजह से कंटिजेंट गुड है। मतलब जो चीज किसी इवेंट पर डिपेंडेंट है सेल बनने के लिए, उसे बोलेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए सेल नहीं होती बल्कि एग्रीमेंट टू सेल होता है। अगर वो इवेंट हो गया तो सेल हो जाएगी, नहीं हुआ तो सेल नहीं होगी। चलो आ जाओ। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। सुनना सुनना सुनना, दो तरह के शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है, क्या गलती होगी, हाँ, पोजेशन का मतलब होता है फिजिकली, फिजिकली गुड्स किसके पास हैं फिजिकली गुड्स किसके पास हैं, फिजिकली गुड्स किसके पास है, इसको बोलते हैं पोजेशन। जैसे सामान मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो मेरे पोजेशन में, अगर वो सामान आपके पास पड़ा होगा तो वो सामान आपके पोजेशन में होगा। जैसे मैंने टीवी बेची, मैंने टीवी बेच दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने पर वो प्रॉपर्टी आपके पास चली गई, लेकिन वो टीवी पड़ी किसके पास है, आज डेट में वो टीवी पड़ी है मेरे पास, तो पोजेशन मेरा है। एक चीज होती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप मतलब गुड्स की आत्मा, गुड्स की आत्मा, और ये होती है गुड्स की बॉडी, गुड्स की बॉडी लिख दो यहीं पे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अबे लिख जा, अरे की बात समझ में नहीं आती लोगों को। गुड्स की बॉडी, गुड्स की बॉडी, गुड्स की बॉडी, ठीक है। तो जनाब पोजेशन मतलब होता है गुड्स की बॉडी और प्रॉपर्टी मतलब होता है गुड्स की आत्मा। अब सुनना, एक गुड की आत्मा होती है ओनरशिप, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको ओनरशिप हाथ के हाथ दे दूंगा, भले ही पोजेशन किसी के भी पास हो। जैसे बेली का केस होता है, हमने पढ़ा था ना, तो बेली के केस में आपके पास गुड्स का पोजेशन तो आ जाता है, लेकिन ओनरशिप उस बंदे की रहती है जिसका वो सामान था। ये चीज यहाँ पे कवर होती है। आओ देखो देखो, ये चीज मतलब याद कर लो, अभी देखेंगे चैप्टर में, ये तो लगाना और है क्या। और देखो, तो डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशनशिप, पोजेशन का वॉलेंट्री ट्रांसफर, मेरे पास से सामान उठा के मैं आपके पास रख दूं, ठीक, बात खत्म। कोई भी ऐसा काम कर देना जिससे ऐसा मान लिया जाए कि आप, मेरा पोजेशन आपके पास चला गया, उसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। आओ देखो देखो देखो, पहले तो एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब मैंने सामान उठा के आपके पास फेंक दिया, इसको बोलते हैं डिलीवरी करना। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी का मतलब होता है वेयर हाउसमैन, वेयर हाउसमैन। देखो ए रहा, बी ये रहा, और ये है वेयर हाउस।
एलए वेयर हाउस सामान होल्ड करता था ए के बिहाफ पर, लेकिन बी ने कॉल करके कहा कि मैंने ए से सामान खरीद लिया है और आज से वेयर हाउस वाले तुम मेरे बिहाफ पर काम कंप्लीट करोगे, मतलब मेरे बिहाफ पे सामान होल्ड करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब वो सामान हो गया बी का, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हुई, बल्कि उसी सामान पर किसी दूसरे बंदे ने हक जता दिया। अब आता है सिंबॉलिक डिलीवरी, जैसे कार की चाबी दे देना, बिल ऑफ लीडिंग वगैरह दे देना, पढ़ेंगे अभी ये सब। कार की चाबी दे देते हैं ना, तो सिंबॉलिकली वो सामान ट्रांसफर हो गया, भले ही वो सामान ट्रांसफर ना हुआ हो, एक्चुअल पोजीशन ना दिया हो, लेकिन सिंबॉलिकली डिलीवरी कर दी गई है, जैसे बिल ऑफ लीडिंग वगैरह ये सब चीजें। देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलते हैं इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में आते हैं बिल ऑफ लीडिंग, डॉक्यूमेंट वारंट, डॉक वारंट, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं किसी बंदे को बिल ऑफ लीडिंग वगैरह ये सब दे दूं, तो उसके बाद सामान चला जाता है। सुनना होते क्या है ये, सबसे बड़ा सवाल होते क्या है ये। अब सुनना, जैसे मैं आपको सामान भेज रहा हूँ, ये है ए बी, बताइए आपको। उसके बाद ये है अपना बायर, बायर बायर बायर, ये मैं हूँ, ये बायर है, मेरे को इसको सामान भेजना है। कैसे भेजूं यार, ट्रेन से भेज दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात तो बताओ, मैंने ट्रेन से सामान भेजा, ट्रेन वालों को कैसे पता कि इसको ही सामान देना है? मेरा सामान तो फिर कोई और भी ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेन वालों को कैसे पता चलेगा कि इसको ही सामान लेना है? तो ये लोग मेरे को देते हैं एक रिसीप्ट, और वो रिसीप्ट मैं इस बंदे को ट्रांसफर कर देता हूँ फास्टर मीडियम से। और जब ये बंदा इस रसीद को लेकर रेलवे वालों के पास जाता है, तो रेलवे वाले इसको सामान दे देते हैं, इसको बोलते हैं रेलवे रिसीट। ऐसा ही बिल्कुल सेम केस होता है जब हम ट्रक वगैरह सामान बेचते हैं, ऐसी कंडीशन में हमको मिलती है लॉरी रिसीट। इसके अलावा अगर हम उससे भेजते हैं शिप वगैरह से, तो हमको मिलता है वार फिंगर सर्टिफिकेट। ये चीजें देख लो। तो जनाब, जब मैं वो भेजता हूँ, किसी को सामान भेजता हूँ, तो वो लोग मेरे को एक रसीद देते हैं, मैं उस रसीद को अपने बायर को भेज देता हूँ, और जैसे ही बायर के पास वो रसीद आ गई, वैसे ही ओनरशिप उसके पास चली गई, ऐसा मान लिया जाता है। ये सब तो रूल्स वगैरह हम पढ़ लेंगे आराम से, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस ऊपर ऊपर मीनिंग समझो। तो सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब है मैंने बिल ऑफ लीडिंग भेज दिया, मतलब मैंने अपने पास से वो कागज जो रेलवे वालों ने मुझे दिया था, वो कागज उस बंदे को भेज दिया। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा मान लिया जाएगा मैंने उसको डिलीवरी दे दी, बात खत्म। अब वो कागज के हिसाब से वो वहां से कलेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, और एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, सुनना। हाँ, देखो, एक शेयर का सर्टिफिकेट होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। मतलब ऐसा होता है कि जिस बंदे के पास शेयर, उसके पास ओनरशिप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज होती है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में ये सब चीजें कवर होती हैं, बिल ऑफ लीडिंग वगैरह ये सब, ठीक। एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में ऐसा होता है कि जिस बंदे के नाम पर हो, जिस बंदे के नाम, एक सेकंड, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब होता है ऐसा कि जिसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा, उस बंदे का ही वो शेयर माना जाएगा, मतलब उसी के नाम पर चीज ट्रांसफर होगी। मतलब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब हुआ, जैसे एक शेयर सर्टिफिकेट है, वो सिर्फ मेरे नाम पर अगर रजिस्टर्ड है, तो वो मेरे को ही रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरे किसी बंदे को मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ पे उस वाले फ्री शेयर की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट, उस वाले शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, और मैं उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला जो होता है रेलवे रिसीट वगैरह, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने पढ़ा ना कि हम बायर को ट्रांसफर करते हैं, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कैन बी ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगर कोई चीज मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो मैं उससे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है ऐसा कोई बंदा जो कि एजेंट की तरह काम करता है कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उसके पास बेचने की या कंसाइन करने की पूरी वो होती है, और वो सामान बेच भी सकता है, ये सब चीजें। मतलब एजेंट का काम है, कुल मिला के एजेंट का काम है। एजेंट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो काम करता है, ऐसा थोड़ी है कोई स्पेशल काम कर दे। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो काम करेगा, सही बात है।
उसके पास सामान बेचने की अथॉरिटी होती है क्या? हाँ होती है। मैं अपने बिहाफ पे किसी बंदे को वो कर दूं मतलब एजेंट बना दूं, तो मैं वो मेरा सामान बेच सकता है। मेरा सामान को कंसाइन भी कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। वो मेरे सामान को बेच सकता है क्या? हाँ बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सामान को खुद खरीद सकता है? हाँ खरीद सकता है। क्या वो पैसा रेज कर सकता है? हाँ कर सकता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के अगर कोई बंदा मेरे एजेंट की तरह काम कर रहा है जैसे कि कंसाइनी, तो ऐसी सिचुएशन में वो बंदा मेरे बिहाफ पे सामान खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये डेफिनेशन आपको ऐसी की ऐसी याद करनी है। ठीक है ठीक है। आओ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अभी पढ़ाता यार, अभी पढ़ाता। देखो, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, गुड्स की आत्मा। मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उसका रिस्क होगा। जिसके भले ही सामान किसी और के पास पड़ा हो, भले ही सामान किसी और के पास पड़ा हो, भले ही पोजेशन किसी और के पास हो, भले ही सामान किसी और के पास पड़ा हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो वो सामान मेरा ही माना जाएगा, भले ही वो किसी के पास भी पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आओ आओ। इंसॉल्वेंसी आपको पता ही है, लायबिलिटी ज्यादा हो जाए एसेट से, लायबिलिटी ज्यादा हो एसेट से, लायबिलिटी ज्यादा हो एसेट से, और और अनेबल टू पे ड्यूज हो, अनेबल टू पे ड्यूज। मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो जाना, जब मेरे पास पैसा ना हो और मतलब मेरी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, 10 करोड़ की लायबिलिटी है, एसेट भी नहीं है मेरे पास, एसेट केवल 10 रुपए की पड़ी हुई है। मैं बताइए मेरे पास 10 रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आओ आओ आओ। प्राइस, प्राइस का मतलब होता है पैसा। ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड, क्वालिटी ऑफ गुड का मतलब होता है उनकी प्रेजेंट कंडीशन, मतलब उनकी कंडीशन कैसी है, सही है या नहीं है, मर्चेंटेबल क्वालिटी के है या नहीं है, बेचने लायक कंडीशन में है भी या नहीं है, कहीं उनकी हालत ज्यादा खराब तो नहीं है, ये सब चीजें यहाँ कवर होती हैं। आओ देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हाँ, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल जो होता है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए होता है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनते ही बायर को इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, मतलब बायर को जो पोजीशन हो ना हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। मैंने सेल कर दी, आज से सामान आपका, हाँ आपका, दुकान से बाहर ले जाते ही सामान की जिम्मेदारी आपकी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो सामान पूरी तरह आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एग्रीमेंट मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर किसी कंडीशन के पूरा होने पर, किसी कंडीशन का पूरा होने पर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। मतलब एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये है, आप मेरे को 20 तारीख तक पैसे पहुंचा दो, मैं आपको सामान सप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी, पैसे दोगे तो ही सामान करूंगा। ठीक, ये होता है एग्जीक्यूटेड नेचर का, हमने पढ़ा था पहले। एग्जीक्यूट कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी परफॉर्म करना बाकी है। अभी कहाँ परफॉर्म हुआ है, 20 तारीख तक पैसे दोगे तभी तो करूंगा, साफ बात है। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मैं आपको पैसे के लिए क्लेम कर सकता हूँ, मैं आपसे प्राइस क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको सामान बेच दिया, आप मेरे को प्राइस दोगे। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्लेम नहीं करा जा सकता, क्योंकि मैंने आपको सामान थोड़ी बेचा है अभी तक, मैं आपसे केवल डैमेजेस मांग सकता हूँ। जब तक मैंने अभी सामान ही कहाँ भेजा है, सोचो 20 तारीख तक आप पैसे दोगे, उसके बाद जो सामान सप्लाई करूंगा, लेकिन अब आपने 20 तारीख को पैसे ही नहीं दिए, ऐसी कंडीशन में मैं आपसे केवल डैमेजेस मांग सकता हूँ, एक्चुअल प्राइस नहीं मांग सकता। ठीक। लायबिलिटी किसकी आती है सेल के केस में? लायबिलिटी आती है बायर की, लायबिलिटी आती है बायर की। ठीक, और यहाँ पे लायबिलिटी होती है सेलर की। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सामान बेच दिया ना, आप दुकान से बाहर लेके चले गए सामान को, अब ऐसी सिचुएशन में लायबिलिटी तो आपकी ना, लायबिलिटी आपकी ना, रिस्क प्राइमा फेशिये पासेस विद द प्रॉपर्टी, रिस्क प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर होता है। जब मैंने आपको प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी तो ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क भी तो चला गया। सोचो सोचो सोचो। अब यहाँ पे सेलर की बात देखो, अभी हमने बेचा थोड़ी है, 20 तारीख को जब आप पैसा दोगे तभी तो बेचूंगा। अभी ऐसी कंडीशन में अगर सामान आज खराब हो गया तो रिस्क तो मेरा रहा ना, सेलर का रहा ना। अब देखो रिस्क, वो बर्डन ऑफ रिस्क, तो जनाब रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ओनरशिप मतलब प्रॉपर्टी, गुड्स की आत्मा प्रॉपर्टी। ठीक, तो जनाब रिस्क बायर का और यहाँ पे रिस्क सेलर का। रिस्क प्राइमा फेशिये पासेस विद द प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो जस्टिन रैम का राइट आता है, मतलब एक पर्सन के खिलाफ, सॉरी
पूरी दुनिया के प्रति राइट आता है। अगर मैंने कोई चीज खरीद ली, जैसे मैंने ड्रग्स बनाने वाली मशीन खरीद ली, तो क्या मैं आपके खिलाफ उसके मतलब वो क्या आप मेरे से छीन के ले जाओगे? नहीं ना। कोई बंदा मेरे छीन के ले जाएगा? नहीं ना। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास राइट आता है, राइट इन रैम, मतलब पूरे वर्ल्ड के प्रति, अगेंस्ट होल वर्ल्ड, अगेंस्ट होल वर्ल्ड, इसको बोलते हैं जस्ट इन रैम। और अगर मैं बात करूं एक पर्सन के प्रति, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है तो मेरे पास जो राइट आ रहा है वो उस पर्सन के प्रति आ रहा है और किसी के प्रति नहीं आएगा। ठीक। क्या सामान को दोबारा बेचा जा सकता है? हाँ, बेच सकता है। नहीं सॉरी, सेलर की बात चलिए ना। हाँ, बायर बेच सकता है यहाँ पर, क्योंकि सामान तो बायर का हो गया। अब बायर बेच सकता है, सेलर नहीं बेच सकता। यहाँ पे सेलर बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओनरशिप तो आज भी सेलर की है ना। जिस बंदे का सामान वही तो बेच सकता है। सोचो, यहाँ पे सेलर ने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी। यहाँ पे सेलर कैसे बेच देगा? भले उसके पास पोजीशन पड़ा हो, लेकिन वो सामान नहीं बेच सकता। अभी इसके भी बहुत सारी केसेस वगैरह होते हैं, पढ़ेंगे आराम से। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब मैंने किसी बंदे से मोबाइल खरीदा था और वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या मेरा मोबाइल छीन के ले जाएंगे? नहीं ना। उस मेरे से केवल पैसे ही तो मांगे जा सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है, अभी तक उस बंदे ने मेरे को मोबाइल नहीं बेचा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उसका वो क्या मेरे मैं क्या उससे मोबाइल क्लेम कर पाऊंगा? नहीं। अगर मैंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया ना। सोचो, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वॉइड हो गया, क्योंकि वो तो इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में आ गया ना। सोचो, वो मैं उससे केवल अपने वो वापस मांग सकता हूँ पैसे। अब देखो, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेल के केस में हम प्राइस कवर कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या एग्रीमेंट वॉइड हो गया? हाँ, हो गया। मतलब जो बायर का ऑफिशियल असाइनी होता है, मतलब ऑफिशियल असाइनी मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि इंसॉल्वेंसी के केस में हमसे पैसे लेता है, मतलब इंसॉल्वेंसी के केस में हमारे पास वो करता है। मतलब सुना, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंट मान लिया जाएगा। आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के पास। कोर्ट क्या करेगा? आपको जज करेगा आपके ऊपर, मतलब इंसॉल्वेंसी के केसेस वगैरह बनाएगा। इंसॉल्वेंसी का केस बनने के बाद आपकी सारी एसेट ले ली जाएंगी और सारी लायबिलिटी से मैच करी जाएंगी। आपकी एसेट की एक एक करके नीलामी होगी, और वो जो नीलामी करवाता है वो ऑफिशियल असाइनी करवाता है। कोर्ट की तरफ से असाइन किया जाता है एक पर्सन जो आपके गुड्स की नीलामी करता है और उस पैसे को आपके डेप्ट सेटल करने में लगाता है। फिर भी अगर कोई पैसा बच गया, बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतना पैसा होता तो इंसॉल्वेंट ही क्यों होते। तो अगर पैसा बच गया तो आपको मिल जाएगा, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपकी सारी एसेट बेचकर लायबिलिटी को रिकवर करा जाता है। इसको बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी, ये काम को करवाता है। नीलामी वगैरह काम ऑफिशियल असाइनी कराता है। तो ऑफिशियल असाइनी एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो मोबाइल नहीं ले पाएगा। ठीक है। सेल और हायर परचेज बेसिस, देखो, हाँ, ये होता है ईएमआई वाला केस। ईएमआई, जब तक लास्ट वाली ईएमआई नहीं मिलेगी, जब तक लास्ट वाली ईएमआई नहीं मिलेगी, तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाएगा। ये 6 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है सीए फाउंडेशन में, तो आने के चांसेस तो कम है। ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हैवी हैं। अभी तक आया भी नहीं है, एमटीपी में आया हुआ है, लेकिन अलग से कभी नहीं आया। और देखो, तो जनाब, सेल की प्रॉपर्टी तो इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, पढ़ा हमने अभी। जैसी सामान बेचा वैसी ट्रांसफर होगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर होगी। अगर कोई चीज मैं ईएमआई बेसिस पे ला रहा हूँ, ईएमआई नहीं एक्चुअली, ईएमआई, हाँ सही बात है, चलो ईएमआई मान लो। लास्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन जाएगी मेरे मोबाइल की, मैं मोबाइल लाया हूँ 10,000 का, 10 इंस्टॉलमेंट पर 1,000 रुपए की 10 महीने में। जब तक 10वें महीने में मैं वो 1,000 रुपए पे नहीं कर देता हूँ, तब तक वो गुड मेरा नहीं माना जाएगा। ठीक। अब देखो, यहाँ पर ओनर मान लिया जाता है, यहाँ पर वो बेली का राइट प्राप्त करता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती। बेली का राइट वही, मैं अपने दोस्त की बाइक ले गया तो उस बाइक की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि ओनरशिप मेरी हो गई। हाँ, आपके बीच में कोई अलग सा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली नहीं छोड़ सकते। मैं कोई सामान दुकान से ले आया तो मैं उसे वापस नहीं कर सकता। हालांकि हम लोगों ने अगर आपस में डिसाइड कर रखा है तो वो अलग बात रही, वरना जनरली नहीं कर सकते। ठीक। यहाँ पर देखो, कॉन्ट्रैक्ट को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मैं ईएमआई देने से मना कर दूं तो वो सामान ले जाएंगे। ठीक है। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क किसका? यहाँ पे सेलर का। यहाँ पे रिस्क होता ही नहीं है, यहाँ पे रिस्क बहुत ही हल्का फुल्का सा होता है, क्योंकि अगर उस बंदे ने वो नहीं दिया, रिस्क क्या बोल दिया, सॉरी, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो रिस्क किसका? यहाँ पे सेलर का रिस्क होता है कि बायर से केवल प्राइस ही क्लेम कर सकते हो, और वो भी उसकी एसेट से ही। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उससे केवल प्राइस क्लेम किया जा सकता है, वो भी उसकी एसेट से। अगर उसकी एसेट पूरी ना हो तो आप वो भी क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो,
अगर उसने पैसे पे नहीं करे तो आप अपना सामान वापस नहीं ले जाओगे, मेरा मोबाइल वापस नहीं चला जाएगा, सोचो। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यहाँ पर क्या मैं किसी तीसरे बंदे को सेल कर सकता हूँ? इसका मतलब वो कैन कैन एक सेकेंड, कैन बायर ट्रांसफर द टाइटल, कैन बायर ट्रांसफर द टाइटल। क्या बायर ट्रांसफर कर पाएगा टाइटल को? सेल के केस में हाँ कर सकता है, किसी को भी करते, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास खुद टाइटल नहीं है, उसके पास खुद ओनरशिप नहीं है। जब तक उसके पास खुद ओनरशिप नहीं आएगी, टाइटल मतलब ओनरशिप, अब उसके पास खुद ही ओनरशिप नहीं है, वो किसी तीसरे बंदे को क्या दे देगा? ऐसे रीसेल, वो रीसेल भी नहीं कर सकता। रीसेल जब उसके पास खुद ही राइट नहीं है तो वो कैसे रीसेल कर देगा, सोचो। यहाँ पे वो मतलब यहाँ तो रीसेल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं कर सकता। उसके पास खुद टाइटल नहीं है, उसके पास खुद ओनरशिप नहीं है, खुद ओनरशिप उसके पास लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आएगी, ऐसे में वो रीसेल और कर दे। सही है। यहाँ पे एक शब्द आया है बोनाफीडा। बोनाफीडा मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे हम आगे रीसेल कर रहे हैं, आगे हम बेच रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बोनाफीडा परचेजर। मतलब बायर का भी बायर जिसको सामान बेच रहा है उसे बोलेंगे बोनाफीडा परचेजर। ठीक है। बेलमेंट और सेल, वही दोस्त की बाइक ले जाना, देख लो कहाँ गया। देयर ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, केवल हम पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। क्या बाइक दोस्त की? हाँ दोस्त की। क्या पोजेशन में रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त का मोबाइल चुरा लाया मैं, ऐसी सिचुएशन में, मतलब चुरा ही लाया, छीन लाया मेरा मोबाइल में, मतलब समझो। तो जनाब ओनरशिप उसकी लेकिन पोजेशन मेरा है, ओनरशिप उसकी लेकिन पोजेशन मेरा है, सामान मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन है किसी और का। तो हो सकता है सेफ कस्टडी के लिए, उसके पास फोन सेफ नहीं है, मेरे पास ज़्यादा सेफ है, ले जाने के लिए, ऐसी सब चीज़ों के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी। यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब पूरी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यहाँ पे केवल पोजेशन ट्रांसफर होता है। आओ, क्या हम सामान को वापस कर सकते हैं? नहीं, अनलेस आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर रिटर्न करना ही करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं मोबाइल रख के ही बैठ जाऊंगा या बाइक रख के ही बैठ जाऊंगा, देनी तो पड़ेगी वापस। यहाँ पे कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है दूं, हो सकता है मैं उससे ना दूं, मैं बोल दूं चल बे चल, अपने भाई से पैसा लेगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं उसे चाउमीन की पार्टी दे दूं, तो ऐसी सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। वर्क और लेबर का कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इसमें जनरली कवर होती हैं सर्विसेज, यहाँ पे कवर होती हैं सर्विसेज। अब देखो सुनना, जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक काम करा, मैंने गोल्ड के सप्लायर को मतलब अपने सोने की चेन को बनवाने डाला, सोने की चेन को, वो सोने के बिस्कुट को बनवाने डाला और उससे चेन बनवा ली, इसको बोलेंगे वर्क एंड लेबर का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। मतलब मैंने सर्विस ले ली उससे, बस। क्या उसने मेरे को कुछ सामान दिया? नहीं। क्या उसने मेरे को सर्विस दी? हाँ। देख लो, यहाँ पे कोई सामान सेल नहीं करा जाता, यहाँ पे केवल सर्विस दी जाती है, किसी तरह का लेबर, किसी तरह की सर्विस, किसी तरह का काम कुछ ना कुछ करा जाता है। यहाँ पे सेल नहीं होती, यहाँ पे किसी ना किसी तरह का बस काम होता है और कुछ। आओ देखो, कॉन्ट्रैक्ट का सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है? ऑफर वगैरह होना चाहिए, ऑफर के बाद डिलीवरी होनी चाहिए। मतलब सेल कैसे होती है, सोचो सेल कैसे होती है। मैं जाऊंगा, ऑफर दूंगा, ऑफर एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट करने के बाद वो डिलीवरी दे देगा, डिलीवरी देने के बाद पेमेंट होती है, ये सब चीजें, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसी मिला जुला के वही बातें लिख रखी हैं, देख लेना। आओ देखो, ओके, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं, सुनना। एग्जिस्टिंग गुड या फ्यूचर गुड के कॉन्ट्रैक्ट इसे बना दिए जाते हैं यार, जैसे मतलब कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, सब चीजें। अगर मैं बात करूं एग्जिस्टिंग गुड की, एक सेकंड, एग्जिस्टिंग गुड, हाँ, अगर मैं स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही देखो लिख रहा है, एक से, अबे हट जा, हाँ देखो ये रहा, कॉन्ट्रैक्ट बनते ही, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक गुड की, तो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ओनरशिप ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट बनते ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब मैंने कहा ये वाला मोबाइल दे दो, तो मैंने ये बोलते ही उसने बोला ले जाओ,
आपका मैंने उससे ये बोलते ही हम दोनों ने आपस में अगर एक दूसरे को कंसेंट दे दी तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन फ्यूचर गुड के केस में जब तक वो काम ना हो जाए जिस काम के लिए वो चीज अटकी हुई है, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए और मैंने वो काम होते हुए देखा हो, मतलब जैसे मोबाइल में कवर पढ़ना था और मैंने जब तक वो कवर पढ़ते हुए ना देख लिया हो तब तक वो गुड पूरा नहीं माना जाता। ठीक, देखो, ओके 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 ओके, आ जाओ। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और उससे पहले ही सामान खराब हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही घोड़ा मर गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही घोड़ा मर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बुरी तरह से वॉइड हो जाता है अगर किसी को पता ही नहीं है। तो अगर कोई चीज किसी चीज का हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और वो चीज पेरिश हो जाती है यानी खराब हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही, तो ऐसी सिचुएशन में वो हो जाती है बुरी तरह से वॉइड। मेरे को 50 किलो वो भेजने थे वीट, 50 किलो वीट भेजने थे, 50 बैग ऑफ वीट भेजने थे। तो ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या कि पानी भर गया गोडाउन में और सारे वीट खराब हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हमने पढ़ा था घोड़ा मर गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बुरी तरह से वॉइड है, बात खत्म। अब देखो ये पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट चीज है, रट लेना। तो मैंने अभी तक आपको इस यूनिट से 4 क्वेश्चन बताए हैं। एक तो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब उसकी डेफिनेशन याद करने को बताइए, एक ये वाला सेक्शन नंबर 8, एक वो वाले दो डिफरेंसेस वो वाले हायर परचेज और सेल का और सेल और एग्रीमेंट टू सेल का। इसके अलावा इस सेक्शन से और एक अच्छी चीज और देखेंगे, अभी रुक जाओ। पहले देखो सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 ये बोलता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक गुड बेच रहे हो, अगर आप कोई स्पेसिफिक गुड बेच रहे हो, देखो स्पेसिफिक गुड पहली चीज। दूसरी चीज अगर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एग्रीमेंट है। दूसरी चीज अगर वो बिना किसी के फॉल्ट के मतलब बिना किसी गलती के खराब हो जाए या डैमेज हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो किसी की बिना किसी गलती के खराब हो जाए या डैमेज हो जाए, अगर किसी गलती से खराब हो तो रिस्क उसका। अगर रिस्क अभी तक बायर को पास नहीं हुआ, अगर वो रिस्क अभी तक बायर को पास नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ठीक है, सुनना। जैसे मैंने क्या करा था, मेरा एग्रीमेंट टू सेल था, मेरा एग्रीमेंट टू सेल था। मैंने बोला कि चश्मा बना देना, ये हो गया मेरा एग्रीमेंट टू सेल। चश्मे के फ्रेम में कांच फिक्स कर देना, ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। जब तक वो कांच लग नहीं जाता और जब तक मैं उस चश्मे को पहन के चेक नहीं कर लेता तब तक वो सेल नहीं माना जाएगा। तो अभी तक एग्रीमेंट टू सेल है लेकिन सेल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वो बंदा मेरे चश्मे को फेंक के मारता है दीवार में और वो चश्मा टूट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में गुड्स खराब हो गए, गुड्स खराब हो गए कब, जब सेल हुई उससे पहले लेकिन एग्रीमेंट टू सेल बनने के बाद में। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। क्या यहाँ पे एग्रीमेंट था स्पेसिफिक गुड थे। इसके अलावा क्या मेरी या उसकी गलती थी? नहीं, हो सकता है कि उससे गलती से टूट गया हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना, रिस्क अभी तक क्या बायर को पास हुआ है, मतलब मेरा चश्मा बन के मेरे पास थोड़ी आया, अभी तक रिस्क मेरा थोड़ी हुआ है। जब तक वो सामान का काम पूरा ना हो जाए तब तक रिस्क मेरा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। अगर फ्यूचर गुड की खराब होने की बात है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो ये पूरी तरह से वॉइड है। ठीक है, अगर कोई चीज खराब हो जाए, किसी का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। बात खत्म। आओ देखो, अगर मेरे को प्राइस डिसाइड करने हैं, एसर्टेन मतलब होता है प्राइस को डिसाइड करना। अगर मेरे को प्राइस डिसाइड करने हैं तो कैसे करूंगी, ये बोलता है हमसे सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 तो देखो, या तो तुम फिक्स करके रखो, या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करके रखो, या जैसे फिक्स करा जाता है वैसे फिक्स करो, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग से फिक्स करो। कोर्स ऑफ डीलिंग जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है। अगर तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं, रीजोनेबल प्राइस। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि केवल प्राइस की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करवा सकते। प्राइस डिसाइड करना है, अगर प्राइस डिसाइड नहीं होता बाई चांस तो रीजनेबल प्राइस क्लेम कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन नंबर 9 यहाँ पे बोलता है। ठीक, चलो आओ सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 ये बोलता है अगर किसी थर्ड पर्सन को प्राइस डिसाइड करने थे, किसी थर्ड पर्सन को प्राइस डिसाइड करने थे, अगर वो ऐसा काम नहीं कर पाता कि प्राइस डिसाइड हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। अगर किसी बंदे ने उसे प्राइस डिसाइड करने से रोका है तो गलती उसकी मानी जाती है और उससे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। मतलब पी के पास 2 बाइक हैं,
उसने दोनों बेचने का वादा करा एस से और प्राइस फिक्स करने थे क्यू को। अगर क्यू प्राइस फिक्स नहीं कर पाता है तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। लेकिन अगर एस क्यू को प्राइस फिक्स करने से रोकता है तो ऐसी सिचुएशन में रिस्क आएगा क्यू पी का एस पर और उससे हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और अगर पी रोकता है तो एस डैमेजेस क्लेम कर सकता है पी से। ठीक है, आओ 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 देखो, ए एग्रीज टू सेल अ न्यू टीवी टू शॉपकीपर। 30,000 देकर उसने टीवी खरीदी, 20,000 उसमें और 10,000 पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ 4 टीवी। देखो सुनो, 20,000 का तो कैश दिया, 20,000 का तो कैश दिया और 10,000 रुपए के बदले पुरानी टीवी दे दी और नई टीवी खरीद ली। क्या ये सोगा में आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि कंसिडरेशन तो दी ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए मनी के बदले। अच्छा, गिफ्ट वगैरह सोगा के अंदर कवर नहीं होते, एक बात ध्यान रखना। दूसरी चीज ये, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोले तो बार्टर भी सोगा के अंदर तहत नहीं होता। सोगा भी बार्टर के अंदर तहत कवर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो पार्टली ट्रांजेक्शन करी गई थी, यहाँ पे डेफिनेट प्राइस था ना, कुछ ना कुछ प्राइस तो था ना। जरूरी नहीं है प्राइस एडिक्वेट हो, लेकिन प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस था ना, इसलिए सोगा के तहत कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 बेल थी पड़ी हुई थी शुगर की, ये सब पड़ी हुई है देखो। और वो शिप में आ रही थी, मतलब 100 बेल जो थी वो शिप से आने वाली थी। अब सुनो, शिप डूब गई, क्या बी के पास राइट है किसी तरह का ए के प्रति? अब सुनना, यहाँ पे लगेगा सेक्शन नंबर 8। क्योंकि यहाँ पे बात चली है स्पेसिफिक गुड की। स्पेसिफिक गुड है, कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात क्या थी? रिस्क अभी बायर को पास नहीं हुआ, मतलब बी को अभी तक रिस्क आया नहीं है, क्योंकि बी के पास अभी शिप पहुंची नहीं है, तो रिस्क बायर को पहुंचा भी नहीं। क्या शिप डूब जाने में ए की गलती थी या बी की गलती थी? दोनों में से किसी की गलती नहीं थी, तो गलती भी किसी की नहीं, रिस्क भी नहीं पहुंचा। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। बी के पास कोई राइट नहीं है, लीगली कोई राइट नहीं है। देखो, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, स्पेसिफिक गुड थे, इसके अलावा रिस्क बायर को अभी तक पास नहीं हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो किसी की गलती भी नहीं थी। गलती हो भी कैसे, शिप डूब जाने में किसी गलती थोड़ी है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बुरी तरह से वॉइड। ठीक है, तीसरा देखो, एक्स ने कांटेक्ट करा वाई को कार बेचने के लिए, अभी तक वो डिसाइड नहीं हो पाया प्राइस। अब बोला, वाई ने बोला कि मैं कार नहीं दूंगा, वाई को कार देनी पड़ेगी और वो रीजनेबल प्राइस क्लेम कर सकता है सेक्शन नंबर 9। जब आपके पास कोई वो नहीं होता, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में आप केवल और केवल रीजनेबल प्राइस क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो आओ, लेकिन इस बिहाफ पर, प्राइस के बिहाफ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं बोल सकते, सेक्शन नंबर 9 बोलता है। ठीक, आओ अब ये बताओ कौन सा गुड है? 100 बेल पड़ी हुई है कोर्ट टाउन में, 50 बेल एग्री कर दी बेचने की और उन बेल्स को अलग कर भी दिया, तो ये एसर्टेन गुड हो गया, बात खत्म। अगर अलग नहीं किया जाता तो अनएसर्टेन गुड होते। बी ने बेचने का वादा करा 1 पैकेट ऑफ शुगर फ्रॉम 1000 पैकेट, 100 पैकेट, क्या उसने अलग करा? नहीं, तो ये हो गया अनएसर्टेन गुड। इसके अलावा जितने भी गार्डन में एप्पल बनेंगे वो उसे बेचने का वादा कर रहा है, तो ये आपको नहीं लगता फ्यूचर गुड्स हैं या कंटीजेंट गुड्स हैं? फ्यूचर गुड्स ही होंगे, देखो फ्यूचर गुड्स रहे। ठीक है, फ्यूचर गुड्स। इसके अलावा देखा जाए तो एसर्टेन, अनएसर्टेन ये रहा और एसर्टेन ये रहा। ठीक है, इसके साथ ये यूनिट खत्म होता है।